बहुत होता है, लोग टॉन्ट करेंगे, लोग परेशान करेंगे, लोग डाउट करेंगे आपको काफ़ी, बट मेरी एक हमेशा से नेचर रही है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। जहाँ मेरी गलती है मैं मान लेता हूँ। अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए मेरी वजह से ही आए, अगर मेरे गंदे आ रहे हैं मेरी वजह से ही गंदे आ रहे हैं। तो एक एटीट्यूड होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में कि जो भी आप करोगे उसका ही रिजल्ट आपको लास्ट डे पर मिलेगा। तो लोगों से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है, उन लोगों से अफेक्ट होना है जो आपके लिए एक्चुअली केयर करते हैं, आपके टीचर्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं आपके। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपको एक राइट माइंडसेट से आपकी प्रिपरेशन को जारी रखने में बहुत हेल्प करेंगे। कैसे सुभाष? बढ़िया। सो वेल, ये अनअकैडमी का ऑफिस है। यहाँ पर जैसे कि आपने ऑल इंडिया रैंक 5 निकाला है नीट के अंदर, सो हम लोग ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप तैयारी किए थे। तो आइए जहाँ पर इंटरव्यू होता है वहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमाइल टीवी टॉपर्स एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी अच्छे से करो कि कामयाबी आपके पास खुद चल कर आए। जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, इनका CTWT से बहुत ही पुराना रिश्ता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो जो आज हमारे गेस्ट हैं, इनकी सिस्टर जिन्होंने एम्स 2018 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया था और वो करंटली 4th ईयर MBBS स्टूडेंट है एम्स न्यू दिल्ली से। तो आज जो हमारे पास गेस्ट हैं, इन्होंने नीट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल किया है। इनका स्कोर है 750 आउट ऑफ 720। सो वेलकम श्वेस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो सबसे पहला सवाल कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सवाल ये नहीं है। सो आपको कैसा लग रहा है, लाइक रिजल्ट आने के बाद आपने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल किया है? अभी तो काफ़ी ओवरवेल्म्ड इमोशंस थी क्योंकि कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन अपने से जुड़ी ही रहती है कि अच्छा परफॉर्म करूंगा, एम्स लेके ही रहूंगा, बट 5 रैंक आना तो सोने पे सुहागा है। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी ग्रेटफुल। मैं आपको बता दूं कि जो आज हम लोग यहाँ पर इस सेशन में करने वाले हैं, यहाँ पर बेसिकली ये होगा कि बहुत से जो बच्चे हैं उनको क्वेरी रहता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। जैसे जब आप भी प्रिपेयर कर रहे थे तो आप भी यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे कि यार मतलब कुछ क्वेरीज हैं। तो हम सारे क्वेरीज को आपसे लेने वाले हैं और इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली कि जब रिजल्ट तो अभी आ गया है, तो अभी आपका ड्रीम क्या, अभी आगे का जो सपना है? अभी तो आगे का यही सपना है। मेडिकल यही सोच के लिया था कि पब्लिक का थोड़ा बहुत जितना भी हम हेल्प कर पाएँ, मेडिकल नेग्लिजेंस जितना भी कम कर पाएँ, क्योंकि आसपास बहुत केसेस देखे हैं, लोग अपने लव्ड वंस को लूज कर जाते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के लिए। तो एक ऐसा डॉक्टर बनना है, एक ऐसा चेंज लाना है कि मैं कुछ पब्लिक के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ। अच्छा, तो मतलब इन शॉर्ट कि आपको पब्लिक के लिए पूरा हर एक चीज़ करना है आफ्टर कंप्लीटिंग और मेडिसिन, राइट? सो हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका नाम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और मतलब क्या क्या लोग कर रहे हैं? मेरी बहन, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला था, एम्स 4th ईयर स्टूडेंट है। उसका 2018 में 3rd रैंक आया था एंड हमेशा से मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन के रही है एज अ सिबलिंग एंड एज अ टॉपर ऑल्सो। उसके बाद माई मदर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वो मेरी एक लाइफलाइन है कि मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए वरी नहीं करना पड़ता है। मुझे बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी सब मम्मा की टेंशन है, मम्मा ही टेक केयर करेंगी बाकी सब का। तो मम्मी के बिना ऑब्वियसली ये सब कभी मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता कि हो पाएगा ये सब। एंड उसके अलावा मेरे घर में दादू रहते हैं जो मेरे फर्स्ट टीचर थे। मुझे 5th तक उन्होंने ही पढ़ाया था। स्कूल जाता था बट फिर भी मैं होम स्कूल था। उन्होंने काफ़ी लेसन्स दिए हैं लाइफ में और अच्छे से हमारी ग्रूमिंग की है और वो आज तक लेसन्स मैं अपने आप में कैरी करता हूँ। सो मतलब मोटिवेशन तो आपके घर में ही है। बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली अब आपका 715 स्कोर आया है, तो मिस्टेक कहाँ पर हो गया? फिजिक्स में क्वेश्चन गलत हो गया था, डेटा वाला क्वेश्चन था। एंड फनी बात है कि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है। लास्ट दिन उसी में क्वेश्चन गलत हो गया। तो फिर बाद में लाइक आपको रिग्रेट हुआ घर पे आने के बाद कि यार ये रिग्रेट कहाँ ही होना है, जिसके 715 आ रहे उस टाइम तो खुशी से नाच रहा था, बट ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो मतलब आपकी सिर्फ फिजिक्स में एक सवाल गड़बड़ हो गया। तो आइए, ये हो गई हमारी नॉर्मल बातें। हम डिस्कशन टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नीट में ईयर बाय ईयर कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ रहे हैं। पिछले साल से इस साल बहुत बढ़ गया है और ड्यूरिंग अ सेकेंड वेव, अब इस सेकेंड वेव में कोविड के और नीट की प्रिपरेशन ने क्या आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट किया है?
स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत आई थी क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना और एक क्लासरूम इंटरेक्शन रहती है, डाउट्स डिस्कशन रहते हैं ऑन द स्पॉट, जो ऑब्वियसली ऑनलाइन पूरी तरह नहीं हो पाता है हमारा। बट ऐसा था कि टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है, बहन हमेशा रहती थी साथ सपोर्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज आई हैं पूरे लॉकडाउन में, बट टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है कि डिफरेंस ना फील होने दें और ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करें। मतलब हाँ, मतलब जो जब आप ऑफलाइन से जब आप ऑनलाइन में जब स्विच कर रहे थे तो बहुत से बच्चे हैं जो कि अभी ऑफलाइन से अब ऑनलाइन उन्होंने ड्रॉप भी लिया है। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा पीरियड था जब मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, स्पेशली जनवरी के बाद से कुछ महीनों तक, इनफैक्ट जब मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी, मैं मोबाइल फ़ोन बहुत चला रहा था, चेस बहुत खेल रहा था, बहुत एक एडिक्शन थी क्वींस गैम्बिट के आने के बाद से। तो ये तो था ही कि सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती है। अब मैं इस बात में लकी था कि मैं लास्ट के कुछ महीनों में मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक हुआ और मैं सही ट्रैक पर आ गया। कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाया, कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड रहे और ऑप्टिमल स्टेट में नहीं रह पाए अपने। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि नीट एक ऐसा पेपर है कि लास्ट दिन आपकी कंडीशंस और बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आप नेक्स्ट ईयर एक अच्छा सा ट्राई करें एंड ट्राई कि आप जितना डिजर्व करते हैं उतना आप पा पाएं, क्योंकि लक फैक्टर बहुत आता है नीट में। और इसके लिए एक और ट्राई देने में डिसहार्टन मत होएं। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका जरूर रिजल्ट आएगा। जैसे कि अभी आपने एडिक्शन के बारे में बात किया, तो बहुत सारी ऑडियंस जो है वो एडिक्टेड है। फिर आपने एक ये भी बात बोला कि लास्ट में आते आते वो जो एडिक्शन का लेवल है वो एकदम आपने कंट्रोल कर लिया। उसके लिए कुछ आपका मतलब, क्योंकि हमारी हर एक की बॉडी अलग अलग है, तो आपका उसमें कैसा था? मैं आपके साथ एक फनी स्टोरी शेयर करता हूँ। तो मेरा क्या था, मेरा ऑलमोस्ट प्लान बन गया था कि मुझे नीट नहीं देना है और मुझे जाना है रिसर्च इन फिजिक्स IISc बैंगलोर। और ये थी एग्जाम से लगभग 1.5 महीने पहले की बात। उस टाइम मेरी प्रेपरेशन डाउनफॉल पे जा रही थी, बिल्कुल मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहा था अच्छे एंड याद नहीं था कुछ। उस टाइम दिमाग घूमा और फिर लेकिन जब मैंने रजिस्ट्रेशन डेट खोली हफ्ते पहले निकल गई थी। इवन तो KFPY में 11th में 41 रैंक आया था, एलिजिबल था मैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई। तो और ऐसा था कि मेरे पास स्टेट कोटा भी अच्छा नहीं था, हरियाणा का था एंड वो एक बैकअप प्लान भी नहीं था लास्ट डे के लिए। तो एंड लिटरली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो एक सेंटेंस में सम अप करूँ, कोई ऑप्शन नहीं था, सोचा बेस्ट दे देते हैं इसमें, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब आपने मतलब इस प्रेडिक्ट भी नहीं करा कि पेपर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? क्योंकि ऐसा था कि 1.5 महीने पहले मैं जिस स्टेट में था वो मेरे मार्क्स 600 भी आ सकते थे, 500 भी आ सकते थे, 700 भी आए हैं। अच्छा। तो ये मैं अपने बेस्ट स्टेट में रहा हूँ और मैं काफी लकी फील करता हूँ कि मेरा दिमाग सही टाइम पे ट्रैक पे आ गया। अच्छा, तो ये हो गई मतलब आपके जो एडिक्शन के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज पर। जैसे कि आपने बताया कि आपका फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत हो गया और आपका फिजिक्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। राइट। और यूजुअली कहते हैं लोग कि फिजिक्स जो होता है एक फियर होता है नीट प्रिपरेशन के दौरान। हम बायोलॉजी में तो अच्छा स्कोर कर लिए, फिजिक्स में रह जाता है। इसका मेन रीजन क्या है मतलब आपके हिसाब से? मेरा ये पहले मैं अपना शेयर करना चाहूँगा कि मेरा फिजिक्स क्यों फेवरेट था। तो मैं 9th-10th में हमेशा नॉन मेड में जाना चाहता था, बट और हमेशा फिजिक्स और मैथ्स वाला माइंडसेट रहा है। टीचर्स भी काफ़ी कहते थे तो क्यों ले रहा है मेड, नॉन मेड ले, मेड नहीं अच्छा कर पाएगा। बट मुझे एक इंसिडेंट याद है, हमारे एक टीचर थे बायोलॉजी के, तो उन्हें इतनी अच्छी इंसाइट दी थी कि डॉक्टर की जॉब पूरी लाइफ कभी एंड नहीं होती है। आपने चाहे अभी अभी अपना MBBS कंप्लीट किया हो या फिर आप 80 साल के एक डॉक्टर हो, आप हमेशा पब्लिक को सर्व कर सकते हो और कितना नोबल प्रोफेशन है। तो एक उस कॉज ने मुझे इंस्पायर किया। इवन दो सब्जेक्ट्स में थोड़ी दिक्कत आई है मुझे, बायो में मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं है मेरी, काफ़ी वर्क करना पड़ा है, बट एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है जिसने मुझे हेल्प किया है अच्छा सा नीट रैंक लाने में। तो फिर फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में अब जैसे कि हम बायोलॉजी में NCERT कर लेते हैं, बट फिजिक्स में ये कहीं ना कहीं वैलिड नहीं होता है क्योंकि आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़नी होती है। तो फिजिक्स के लिए जो स्टडी मटेरियल बेस्ट या तरीके कैसे थे? अब नीट में यूजुअली कह दिया जाता है कि NCERTs आर सफिशिएंट, बट फिजिक्स में ये दिक्कत आती है कि NCERT है सफिशिएंट, बट फिजिक्स में उतनी ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं कॉन्सेप्ट्स उन्होंने। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप या तो स्टडी नोट्स या लेक्चर्स या एक रेफरेंस बुक, जैसे HC वर्मा, वैसे अब उतनी रेलिवेंट नहीं है नीट के लिए, बट बहुत अच्छी बहुत प्यारी थ्योरी दी हुई है HC वर्मा ने।
तो अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है और थ्योरी अपनी अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी रेफर करो, लेक्चर्स भी, और एक रेफरेंस बुक HCV कर सकते हो अगर आपके पास टाइम और इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के लिए। डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमें नीट में यूजुअली ऐसा लगता है क्योंकि नीट काफी मेमोरी बेस्ड पेपर है एंड लोग ज्यादा इंक्लाइंड टुवर्ड्स फैक्ट्स होते हैं रादर देन कॉन्सेप्ट्स, बट हमें वर्क तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। सो वेल, अगर ये तो बात हो गई थियरी के लिए कि बेस्ट हमारे पास नोट्स होना चाहिए, फिर अगर प्रैक्टिस के बारे में अगर हम बात करते हैं, बिना प्रैक्टिस के तो गेम होगा नहीं, तो फिर प्रैक्टिस के लिए आपने लाइक कैसे मूव किया? फिजिक्स की प्रैक्टिस में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट इतना था कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं छोड़े, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, ओलंपियाड, केवीपीवाई, नीट के सारे प्रीवियस ईयर कर डाले, जेई के मॉड्यूल्स, नीट के मॉड्यूल्स, इतना इंटरेस्ट था कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। HC वर्मा एक कॉपी में रिटन सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस लिखे हैं सारे क्वेश्चंस के, क्योंकि एक इंटरेस्ट थी, डेडिकेशन थी और मजा आता था फिजिक्स पढ़ने में। बट अब मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों का फिजिक्स थोड़ा वीक लगता है उन्हें ऑब्वियसली ये सब उतना नेसेसरी नहीं है। आपको जो करने की जरूरत है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी ज्यादा रखें रादर देन सब्जेक्टिव, जिस टाइप के HC वर्मा बैक एक्सरसाइज में मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप बुक्स आती हैं, DC पांडे आती है हमारी, BM शर्मा है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये 3 रिसोर्सेज बहुत अच्छे और बहुत रेलिवेंट हैं आजकल के नीट के। एक और चीज ऐड करना चाहूँगा, फिजिक्स के NCERT की बैक एक्सरसाइज लोग छोड़ देते हैं क्योंकि कभी कभी टफ लगती है हमें, लेकिन वो कर लेनी चाहिए। NCERT बहुत रेलिवेंट है। सो अभी जैसे सुरेश आपने बात किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे पेपर के लिए? नीट अब जैसा पैटर्न आ रहा है आजकल, नए क्वेश्चंस आने थोड़े थोड़े कम हो जा रहे हैं और एक पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपको एक पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा पुराने पेपर से, जो आपको रियलाइज होगा, पता चलेगा, एक प्रैक्टिस बनेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली फिजिक्स के लिए, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किस लेवल और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो आपने बहुत ही अच्छा बोला कि PYQs, तो बच्चों हम लोग देखते हैं ओल्ड इज गोल्ड का हमने कोट सुना हुआ है। अगर आप PYQs करते हैं फिजिक्स में तो एक आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से एग्जाम्स में फ्लो कर रहे हैं। Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too. And I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of 1.5 years, I have helped over 100 students clear the pre-medical exams. Learn with me and you will be able to score 340 plus in biology. I am Pranav Pundarik and I teach live for pre-medical exams on Unacademy Plus. श्वास, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, जैसे कि भले आपका फिजिक्स बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हो, लेकिन फिजिक्स में भी कुछ एरियाज होते हैं ना, वीक होते हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, तो आपके वो कौन कौन से एरियाज थे? फिजिक्स में मैं वही कहूँगा कि जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल एरियाज हैं, जैसे आप इनिशियल मैकेनिक्स लगा लो या फिर पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पहला बेसिकली फिजिक्स 12th फिजिक्स का पार्ट 1 NCERT, वो पूरा काफ़ी अच्छा था मेरा, काफ़ी वेल बिल्ट था कॉन्सेप्ट्स पर। बट मेरा वीक पार्ट आता था सेमीकंडक्टर्स वगैरह, जहाँ मेमोराइजेशन आ जाती है, क्योंकि वो डेटा याद रखना कभी कभी नहीं मन करता और क्वेश्चन भी वहीं से गलत हुआ है। क्वेश्चन मेरा जो एक गलत हुआ है वो भी वहीं था, बैरियर पोटेंशियल पूछ लिया था वैल्यू, एक वही क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, वो डेटा नहीं याद था। तो जहाँ भी मेमोराइजेशन आ जाती है हल्की भी फिजिक्स में, वहाँ मुझे दिक्कत होने लग जाती है। ओके, सो अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, तो फिजिक्स में फिजिक्स के NCERT में एक पॉइंट होता है पॉइंट टू पॉइंटर। तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो उसको मिस कर देते हैं, बट जैसे कि जब मेरा टाइम था तो हम लोग भी यूज्ड टू लाइक रीड दैट। क्या वो अभी भी नीट में वो पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर से सवाल बन रहा है? NCERT के बारे में ये चीज़ कहना चाहूँगा, इवन दो इट इज़ नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड फिजिक्स की थ्योरी वाइज, बट कुछ कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें बहुत डीपली पढ़ के अंडरस्टैंड करनी होती हैं, और वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एरिया आता है पॉइंट्स टू पॉन्डर में, क्योंकि वो एक एक स्टेटमेंट समझने में काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाता है, और उन्हें बस रटो मत, पढ़ो मत, अंडरस्टैंड करो, अपने टीचर से हेल्प लो अगर नहीं समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो बच्चों, जैसे आपने देखा कि पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो बच्चे NCERT कभी खोलते भी नहीं है नीट के बच्चे फिजिक्स के लिए, तो पॉइंट्स टू पॉन्डर को आपको अच्छे से समझ लेना हर एक कॉन्सेप्ट को।
तो ये थी पूरी की बातें फिजिक्स की। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। तो पहले केमिस्ट्री में आपका स्कोर क्या? 180? हाँ, केमिस्ट्री फुल स्कोर था 180। तो अब केमिस्ट्री में क्या होता है कि यूजुअली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो अगर हम फिजिकल से चालू करते हैं तो कहते हैं कि फिजिकल इज ऑल रिगार्डिंग लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स की तरह है। तो फिजिकल में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, मोल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक्स कहाँ से चालू किया जाए? फिजिकल केमिस्ट्री आपने सही कहा, फिजिक्स और मैथ्स जैसी है। तो फिजिक्स और मैथ्स जैसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, उससे भी पहले जाए यूनिट एंड डायमेंशंस, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन ही रहता है। ये बेसिक्स हमारे सारे चैप्टर्स में अप्लाई होते हैं। तो ये बेस हमारा स्ट्रांग होना, इस पे आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं करो। सारी डेफिनेशंस, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी वगैरह आपको सब पता होनी चाहिए, और उनके फॉर्मूले रटो मत, डिराइव करो डेफिनेशन समझ के। फिजिक्स में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम ये चीजें समझते नहीं है, बट डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फॉर्मूले पे चले जाते हैं, डेफिनेशन समझो, फॉर्मूला डिराइव करो। एग्जैक्टली। तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिस उसके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज क्या क्या थे? प्रैक्टिस के लिए एक बहुत फेमस रिसोर्स है एन अवस्थी फॉर नीट। एन अवस्थी फॉर नीट में सारे टाइप के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और सारे कॉन्सेप्ट्स पे कवर्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो काफी ब्रश अप हो जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स। एक बार पढ़ के थ्योरी पढ़ो, एक बार लेक्चर अटेंड करो, क्वेश्चंस कर लो, और एनसीईआरटी को भी रीडिंग दे दो। फिजिकल में इवन दो आपको उतना कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, स्पेशली इनिशियल चैप्टर्स में, बट एनसीईआरटी पढ़ना हर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने एन अवस्थी के बारे में बताया, हमने खुद इसको पढ़ा है। नहीं तो बहुत ही बढ़िया बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बच्चों आप इसको रेफर कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में एक देखते हैं हम कि हर टॉपिक के बाद है ना कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो 2016 के और 2017 में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जो कि एज इट इज वो आए थे। तो उसका क्या रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस अपने पेपर में साल देखने को मिला 21 में? फिजिकल केमिस्ट्री मैंने इस बार नोटिस की है कि काफी डायरेक्ट आई हुई थी और कॉन्वोल्यूटेड नहीं थी। जैसे आपको जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि वो पूछेंगे, लेट्स सपोज उन्होंने एक कंपाउंड बनाया है, तो एक क्वेश्चन आ गया था कि उसे 6 बार मिथाइलेट कर दें तो कंपाउंड बनेगा, उसका मोलर मास बताओ। तो थोड़ा सा कॉन्वोल्यूट करने की कोशिश रहती है जेईई एडवांस्ड में। नीट में बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। कैलकुलेटिव थोड़े बहुत होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उतनी प्रैक्टिस तो आपको फिजिक्स में भी करनी ही पड़ेगी। तो यही कहूँगा, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी यूनिवर्सिटी से हो पाए करो, और अगेन फिजिक्स की तरह बैक एक्सरसाइजेस मत छोड़ो। हाँ, बैक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो लोग कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वल टू बायोलॉजी, यू हैव टू लाइक मग अप। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको रटने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अप्रोच क्या था? अब मैं वही बताना चाहूँगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक और बायो में मेरे लिए हल्के से वीक सब्जेक्ट्स मेरे इसलिए रहे हैं, मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम आती थी। तो इन सब्जेक्ट्स में एंड के दिन मैंने बहुत टाइम दिया है कि मुझे कोई भी चीज़ मतलब लास्ट के 1.5 महीना की कुछ भूल ना जाए मुझे। तो मैं लिख के याद करता था, बोल के याद करता था, खुद को पढ़ाने की कोशिश करता था। अब जैसे हमारे इनऑर्गेनिक में SPDF ब्लॉक्स होते हैं, उनके ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सारे एनसीईआरटी में दिए हैं। तो उनको मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए, या एनसीईआरटी को बार बार रीडिंग दे ली, या आपने अपने आप को पढ़ा लिया बोल कर, जो भी आपकी मेमोरी बेटर है। मुझे लिख के याद करने में मेरी मोस्ट एफिशिएंट मेमोरी वो रहती थी, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था। सो ये तो हो गई थियोरेटिकल बात। तो अब इसको हमने प्रैक्टिस के लिए कैसे अप्रोच किया? इनऑर्गेनिक में जैसे क्वेश्चंस अब इनऑर्गेनिक में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आने लगे हैं। तो आप या तो नीट के भी देखोगे या कभी कभी जेईई के, तो कभी कभी ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे। उन पे ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है हमें। एक बार पढ़ लिया, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि अब एनसीईआरटी से ही आ रहा है सब, और बहुत डेटा है एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक का। तो सब करते करते ही आप कि एफर्ट पूरा उसमें ही चले जाना है, एक्स्ट्रा करने का टाइम ही नहीं बचेगा। तो एक चीज को ही बार बार पढ़ो रादर देन बहुत सारी चीज पे जाना। अभी आपने जैसे बताया कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, और एक जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट होता है। अब बहुत से बच्चों को ना एक्सेप्शन याद नहीं होता है, तो आपका मेमोराइजेशन के लिए क्या ट्रिक होगा अगर एक्सेप्शन अगर ना समझ में आए तो? हाँ, अब एक्सेप्शन के लिए यही है कि या तो हमने कुछ निमोनिक्स बना लिए, एक्रोनिम्स बना लिए, कुछ भी फनी सा तरीका याद रखने का, क्योंकि हमारी मेमोरी हम किसी चीज के साथ एसोसिएट करके चलेंगे ना। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी याद रह जाते हैं कि सर उस टाइम ये कह रहे थे और सर उस टाइम ये पढ़ा रहे थे,
फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि ये उस बुक के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। हाँ। तो ऐसी मेमोरी को चीज़ों से एसोसिएट करके पढ़ने, इसमें निमोनिक्स बहुत हेल्प करते हैं। और लिख के चीज़ों को याद करोगे, अब जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ शॉर्ट नोट्स चिपका सकते हो ताकि दिन में उठो तो एक बार नज़र चली जाए और वो सब याद रहे। तो ये बात हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब मेन जो आता है वो आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सो ऑर्गेनिक में यूजुअली मतलब बच्चों को सिंपल भी लगता है और टफ भी लगता है बिकॉज ऑफ दैट नेम रिएक्शन एंड ऑल। तो ऑर्गेनिक में अप्रोच, आपने ऑर्गेनिक को किस तरीके से अप्रोच किया था? ऑर्गेनिक अब ऐसा ही सब्जेक्ट है बायो की तरह कि जब तक नहीं आता तब तक दुश्मन है, जब आने लग गया तो दोस्त बन जाएगा आपका। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसी अप्रोच करना है हमें, जैसे पढ़ाया था क्वाइट डिफरेंट वे में कि रिएक्शन टाइप सारे पढ़ा दिए, जैसे SN1 SN2 रादर देन चैप्टर वाइज। उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया दिमाग में कि अब हर रिएक्शन को ऐसे नहीं देखते कि इसको याद करना है, एक टाइप दिख जाता है, उसका मैकेनिज्म दिमाग में बिल्ड हुआ है और उसका प्रोडक्ट हमें याद नहीं रखना है, लॉजिक से निकल जाएगा। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हमें याद रखनी पड़ेंगी, हर चीज़ का मैकेनिज्म याद करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है काफ़ी। तो उस चीज़ के लिए मैं मेमोरी चार्ट्स पे फोकस करता था। खुद बार बार एक वाइट बोर्ड रखा हुआ था, उसमें खुद बार बार बना के देख लिए रिएक्शंस की, ये दोनों प्रोडक्ट से क्या बनेगा, इसमें क्या कैटलिस्ट इन्वॉल्व है। कभी कभी कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही है कि जो लॉजिकल है उसे लॉजिक से करो, जो रटना है उसे रटना भी है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट के 3 चैप्टर्स जो होते हैं हमारे, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो जो सब आ गया उसको लोग काफ़ी लाइटली ले लेते हैं। और क्योंकि वो लास्ट में पढ़ाया जाता है तो हम जल्दी में स्किप भी कर जाते हैं, बट उसका डेटा बायोमॉलिक्यूल्स में आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो, जैसे पॉलीमर्स काफ़ी जगह सेम यूजेस आ जाएंगे, तो ठीक है अब उतना सब भी नहीं करना है। बट जहाँ आपको कुछ डिस्टिंक्ट सा डेटा दिख रहा है या फिर कोई एक डिस्टिंक्ट सा यूज दिख रहा है या फिर नाम दिख रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स हैं, आज तक नहीं पूछे, मुझे तो कोई रीज़न नहीं दिखता है क्यों नहीं पूछने चाहिए। NCERT का डेटा है, नेक्स्ट ईयर के पेपर में बिल्कुल आ सकता है। तो ये सब चीजें जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं, ये मत मान के चलो कि नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था पूछेंगे। इनऑर्गेनिक में आ गया था टेम्परेचर, वो और डेटा इतना क्लोज था 1600, 1900, 2200, तो उसमें कंफ्यूजन थी, मेरा सही हो गया वो। और एक ऐसा इनऑर्गेनिक में आ गया था कि ट्रीटियम कौन सा डी के अंडरगो करता है, सीधा NCERT की लाइन थी, बीटा नेगेटिव। तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये लास्ट 3 चैप्टर केमिस्ट्री पे, इसमें फोकस करो, याद रखो। तो अगर हम जैसे कि आपने ऑर्गेनिक के बारे में बताया, रिएक्शन एंड ऑल, ऑर्गेनिक में जो यूजुअली बच्चे चालू करते हैं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, GOC। तो GOC में भी मतलब बहुत ही वास्ट है वो। और कुछ बच्चे मैंने देखा है, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, वो 1-1 साल GOC करते हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं। तो GOC को कैसे स्ट्रक्चर्ड में लेकर जाए? अब जैसे नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना रादर देन क्या पढ़ना है। तो GOC एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आप JEE लेवल तक कर सकते हो, उसके बियॉन्ड भी कर सकते हो, ओलंपियाड लेवल। बट आपको देखना है, इंटरेस्ट है, ओलंपियाड करना चाहते हो करो, हर सब्जेक्ट के लिए नहीं कर पाओगे, फिर कोई एक सब्जेक्ट एलोकेट कर लो, 1 या मैक्स 2। बट ऐसा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को लिमिट कर लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, आप अपने दिमाग में मान के चलो कि इतना भी नहीं आएगा, थोड़ा सा एडवांस चलता है, अपने आप को लिमिट करना भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत इन्फिनिट सा सब्जेक्ट है और GOC NCERT में बहुत छोटा दे रखा है, बहुत छोटा है। तो और उससे क्वेश्चंस भी आने बंद हो गए हैं लास्ट 2-3 साल में। मतलब कुछ ज्यादा बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए जैसा वो पढ़ाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या इवन स्कूल्स में। तो अपने आप को लिमिट करना शुरू कर दो वो सब्जेक्ट्स में जिसमें आपको दिख रहा है कि नहीं आ रहे क्वेश्चंस। NCERTs पे ज्यादा फोकस करो, थोड़ा सा एडवांस कर लो जिससे आपके प्रीवियस ईयर्स हो जाएं क्वेश्चंस। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि हम लोग को एकदम लिमिटेड स्टडी करना जो NCERT का सिलेबस है। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अगर हमने एक बार रिएक्शन सब याद कर लिया, अब प्रैक्टिस के लिए कैसे अप्रोच रहेगा? ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस की अभी अप्रोच रहती थी, एक बुक आती है MS चौहान और ऐसी एक आती है इनऑर्गेनिक में VK जायसवाल। एम्स के टाइम सजेस्ट किया जाता था ये बुक्स करो, बट अब नीट में मैं इंक्लाइंड रहूंगा कि इन चीज़ों पे ज़्यादा जाने की हमें नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों में आप वो ऐसे रिएक्शंस दिख जाएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और बेफालतू में कॉन्फिडेंस लो होता है आपका। आपके असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं, उसमें इनफ एग्जांपल्स मिलते हैं। NCERT में बहुत एग्जांपल हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, उससे इतनी प्रैक्टिस मिल जाती है कि वो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आपके टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, कोई डाउट्स हैं वो फैकल्टी से क्लियर करो, बट आई वोंट सजेस्ट कि इन बुक्स की तरफ जाओ।
रादर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो एंड योर असाइनमेंट्स। सो वेल बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहाँ पर PYQ के बारे में ज़्यादा फोकस की गई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको एक समझ में आता है कि किस पैटर्न में सवाल बन रहा है। तो श्योर्स अब हम जानेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ड कोर टॉपिक जो बच्चे को लगता है, मतलब सिंपल भी लगता है कुछ लोगों को, और जो फिजिक्स लवर होते हैं उनको लगता है कि नहीं यार तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बायोलॉजी। और ये गेम चेंजर भी सब्जेक्ट है, 360 मार्क्स का है ये। तो मैं एकदम बेसिक सा, अगर बायोलॉजी को अगर 1 वर्ड में डिफाइन करना नीट एस्पायरेंट के लिए, वो क्या होगा? बायोलॉजी में 1 वर्ड में डिस्क्राइब करूंगा तो मेरे लिए तो हमेशा प्रॉब्लम ही रही है। काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, काफ़ी मेमोराइजेशन बेस्ड है और कोई लिमिट नहीं है, तो हमें ये भी नहीं पता चलता कभी कभी कि कहाँ रोकना है अपने आप को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह, GOC की तरह। तो इसको ओवरकम करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको पूरा कर लिया तो आपका दिन अच्छा ही जाने वाला है। फिर तो बायोलॉजी के लिए अप्रोच कैसे, मतलब कैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं हम? जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे बायोलॉजी चालू करना है, तो मुझे हाउ लाइक आई कैन स्टार्ट द बायोलॉजी? अब बायोलॉजी में 2 तरह के चैप्टर्स होते हैं हमारे। एक जो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, फिजियोलॉजीज हो गई हमारी। इन सब्जेक्ट्स को हमें मेमोरी से स्टार्ट नहीं करना है, इन पे हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं अपने पहले। जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ठीक है, डेटा छोड़ दो बीच में, जो फैक्चुअल डेटा है, कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करो, एक माइंड में मैप बना लो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, मैकेनिज्म्स क्या हैं चीज़ों के, ताकि माइंड में मैप बन जाए और आपको एक अप्रोच समझ आ जाए पूरे सब्जेक्ट की। उसके बाद आप मेमोरी वाले पार्ट पे जा सकते हो कि क्या क्या डेटा है, क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या नाम है, क्या क्या डेट्स हैं। उन सब पे भी हमें इक्वली इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स पे। हम यूजुअली कॉन्सेप्ट्स को लीव आउट कर देते हैं बायोलॉजी में, बट नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मॉर्फोलॉजी है, एनिमल किंगडम है, मेमोरी बेस ज्यादा है वो, बट ठीक है, उनसे भी डील करना ही पड़ेगा हमें। जैसे भी आपने बताया अपना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, तो इस बार भी एक क्वेश्चन आया था नीट में, एम्फीसाइक्लिन वाला, टेट्रासाइक्लिन वाला। तो हाँ, ये तो कहीं ना कहीं तो ये NCERT में सिर्फ इसके बारे में बताया गया है, एग्जैक्टली वो था नहीं, तो उसको उन्होंने घुमा के, जिसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होगा तो लाइक उन्होंने अप्रोच किया होगा। अच्छा, हम बात करेंगे सीधा बायोलॉजी NCERT में। तो बायोलॉजी NCERT कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के लिए? ये तो एस्पिरेंट्स सुन के थक गए होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बायोलॉजी में NCERT के अलावा, और एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सब कुछ याद रखना है आपको NCERTs में। इवन वो जो चैप्टर्स से पहले साइंटिस्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया था आई गेस 2019 में, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ट्रिपल हेलिकल, आर रामचंद्र। हाँ जी, रामचंद्र। तो उन पे क्वेश्चन आ गया था एंड वो एक्सपेक्टेड नहीं था हमें उस टाइम। तो ये चीजें भी हमें कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये तो अभी तक पूछा नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। अब ऐसा ही हो रहा है नीट में आजकल कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी तो लिमिट हो गई, बट इस थ्योरी में वो कहाँ से भी ढूंढ के क्वेश्चंस डाल रहे हैं। और ये देखने को मिला है नीट में बायोलॉजी के अंदर कि वो उन्होंने ऐसे लाइन को निकाला जहाँ पर बच्चे लीव करते हैं, है ना, मतलब जो टॉपिक छोड़ दिया है। वही काफी टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें होती हैं कि ये तो नहीं आएगा। टीचर्स भी कभी कभी बोल देते हैं ये कहाँ ही आएगा, इसको लीव आउट कर दो। बट अब NCERT है, छोटी किताबें हैं, कर लो। पूरे 2 साल आपको सबसे ज्यादा उस पर ही फोकस करना है, ज्यादा इधर उधर मत जाओ, उस पर ज्यादा फोकस करो। ओलंपियाड्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए आप सेपरेटली प्रिपेयर करो। ज्यादा इंटरेस्ट है, कैम्पबेल पढ़ लो, बट जहाँ NCERT की थ्योरी है उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है फिर अपने दिमाग में। एग्जैक्टली। तो अगर अभी हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में भी और थोड़ा भी डीप में जाते हैं, तो बायोलॉजी में प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस जो होती है, जैसे कि जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं अक्सर वो थियरी नहीं करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस ही करें। तो एक बार अगर मैंने थियोरी पढ़ लिया है तो फिर प्रैक्टिस में मैं डायरेक्ट जंप करूं कि उसको रिवाइज करूं, मेमोराइज करूं? मैं यूजुअली ऐसे करता था, एक बार क्लास नोट्स पढ़ लिए, उसमें कुछ डिफरेंट है, फिर NCERT पढ़ ली मैंने एक बार, और फिर मैं क्वेश्चंस पे जंप करता था, क्योंकि क्वेश्चंस यूजुअली बायो में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, स्पेशली जो हमें प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं, जैसे NCERT ऑन फिंगर टिप्स है, एक बुक आती है, वो ज़्यादा एस्पिरेंट्स नहीं फॉलो करते, बट मुझे काफ़ी पसंद है वो, मास्टर दी NCERT आती है अरिहंत की। NCERT ऑन फिंगर टिप्स के अलावा रिविजन टाइम आप मास्टर दी NCERT ज़रूर करें, मुझे वो बुक काफ़ी पसंद आई थी। तो उसमें काफ़ी लाइनों पे NCERT की लाइनों पे क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारे, जो कभी कभी कुछ ऑथर्स लीव आउट कर देते हैं चीज़ें। तो वो काफ़ी रेलिवेंट है हमारे लिए। वेल, ये तो हो गया बायोलॉजी। अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो वो एक माइंडसेट होता है ना कि आपको टॉपिक का नॉलेज है, बट एक माइंडसेट भी होना बहुत रेडी है ना कि दिमाग से हमको पहले तैयार होना है। तो लाइक हम कैसे माइंडसेट को वो डेवलप करें कि नहीं यार मुझे करना है ये चीज? माइंडसेट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमारा तब आता है जब हमारे क्वेश्चंस हो रहे हो, बट यहाँ जाती है दिक्कत। जब हम पुराने क्वेश्चंस देखेंगे हमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो
सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगा आजकल की प्रिपरेशन में कि हमें अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है और उन चीज़ों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उन चीज़ों से ज़्यादा वरी नहीं करना है हमें कि यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये 1-2 क्वेश्चंस रह गए, इन पे इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं होंगे आपसे, यू हैव टू बी चिल उस बारे में। अभी आपने डिस्ट्रैक्शन के बारे में बोला, तो बहुत से ऐसे होते हैं ना कि मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके मॉक में नंबर कम आ गए, हमारे अगल बगल के दोस्त लोग बोलते हैं ना देखो डॉक्टर बनने चला था, लाइक टॉन्टिंग चलता है। तो ऐसा क्या आपके भी प्रिपरेशन के दौरान हुआ है? बहुत होता है, लोग टॉन्ट करेंगे, लोग परेशान करेंगे, लोग डाउट करेंगे आपको काफ़ी, बट मेरी एक हमेशा से नेचर रही है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। जहाँ मेरी गलती है मैं मान लेता हूँ। अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए मेरी वजह से ही आए, अगर मेरे गंदे आ रहे हैं मेरी वजह से ही गंदे आ रहे हैं। तो एक एटीट्यूड होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में कि जो भी आप करोगे उसका ही रिजल्ट आपको लास्ट डे पर मिलेगा। तो लोगों से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है, उन लोगों से अफेक्ट होना है जो आपके लिए एक्चुअली केयर करते हैं, आपके टीचर्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं आपके। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपको एक राइट माइंडसेट से आपकी प्रिपरेशन को जारी रखने में बहुत हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली। और अगर अब हम अगले टॉपिक के बारे में अगर बात करते हैं, तो अक्सर जो बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो 1 साल बड़े जोश में पढ़ाई करते हैं। अब आपने भी देखा होगा। और जब देखते हैं कि जब टॉपिक खत्म हो गया तो वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और बायोलॉजी जैसे टॉपिक में तो हमको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना होगा। तो ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हुआ था, क्योंकि मैं ओलंपियाड्स, NTSC, KFPY सब में एक वेक प्रिपरेशन मेरी 8th से ही चल रही थी। एलन मैंने तब से ज्वाइन कर लिया था एंड 8th to 12th चली है, तो मेरा 12th 5th साल था। एंड नेचुरली एक इंसान एग्जॉस्ट हो ही जाता है कि बस यार कितनी पढ़ाई कर ली, अब नहीं करनी है। तो एक बहुत टायर्ड हो गया था मैं इंटरनली। तो एक ये रहता है कि बहुत ज़्यादा जोश में मत करो पढ़ाई। जब मन कर रहा है 10 घंटे पढ़ने का तब 6 ही करो, और जब कभी कभी कर रहा है 2 घंटे पढ़ने का तो थोड़ा सा पुश करो, उसे 4 तक ले जाओ। तो हमें एक एवरेज, एक मीडियन या मीन रेंज पे मेंटेन करके रखना है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए उससे। ऑब्वियसली एक गोल ओरिएंटेड स्टडी है, स्टडी आवर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी कम ज़्यादा होगा, बट हमें अपना बेस्ट इस चीज़ पे देना है कि ज़्यादा वेरिएंस ना हो उसमें। जैसे कि अभी अपने स्टडी आवर्स के बारे में बात किया, तो कुछ लोग होते हैं जैसे अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि फिजिक्स एक दिन किया, एक दिन केमिस्ट्री किया और एक दिन बायोलॉजी। वो पूरे दिन फिजिक्स करेंगे तो पूरे दिन केमिस्ट्री करेंगे, पूरे दिन बायोलॉजी। तो आपका मतलब एक बेसिक क्या होना चाहिए? जैसे कि अगर आपने अपने टाइम क्या फॉलो किया था? अब मैं ये कहूँगा कि अगर आप 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और 11th और 12th के मिडल तक आप सब्जेक्ट जम के पढ़ो जैसे आपका मन कर रहा है। चाहे दिन में पूरा दिन फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री, कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। मन से एंजॉय करके जो मन कर रहा है वो करो। ये चीज़ लास्ट के दिनों में नहीं चलेगी रिविजन टाइम, लेकिन इनिशियली हमें सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। और पूरे शेड्यूल से फॉलो करेंगे, मशीन बन के नहीं पढ़ सकते हम पढ़ाई। बट लास्ट दिनों में चीज़ें रेलिवेंट हो जाती हैं कि हम कितना टाइम एलोकेट कर रहे हैं हर सब्जेक्ट को। लास्ट डेज में बैलेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला 1.5 साल या 1.25 साल हमारा होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, कि एक जैसे फिजिक्स पे बहुत टाइम स्पेंड किया है ताकि फिजिक्स हमारा बाद में टाइम ना ले रिवीजन में। बायो और इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा जो मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं उन पे टाइम दे पाएं लास्ट में। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं उन पे फोकस करो। फैक्ट्स कुछ छूट रहे हैं, कुछ नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, नेचुरली होंगे, मशीन नहीं होगी सब कुछ याद हो जाएगा। लास्ट के दिनों में उन पे ज़्यादा फोकस करना है और ये मेक श्योर करना है कि हमें लास्ट दिन कोई फैक्ट्स ना भूलें। सो अगर अभी आपने बताया कि प्रॉपर्ली कि हमको एंजॉय करना है, और लास्ट में जो बच्चे होते हैं ना, मतलब वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस छोड़ देंगे। अब हम मॉक के बारे में बात करेंगे, तो एक बच्चे को व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट लाइक दिस एग्जाम, सो कितने मॉक्स करना चाहिए उनको, लाइक डेली, वीकली, मंथली? अब मैं ये कहूँगा कि जैसे लास्ट का आपका 1.5 महीना बचा है रिवीजन का, तो आप रोज एक मॉक टेस्ट करो उसी टाइम फ्रेम में जब आपका नीट होना है। मेरे टाइम पे 2 to 5 PM हुआ था, तो मैं चाहता था कि मेरा बायोलॉजिकल साइकिल ऐसा बने कि 2 to 5 PM मेरा मैक्स ऑप्टिमल स्टेट रहे। तो मैं उस टाइम पे पेपर अटेम्प्ट करता था एंड आई ट्राइड कि 15 मिनट पहले हो जाए। एक बफर टाइम रहना चाहिए कि लास्ट दिन कुछ मिसहैप ना हो जाए और कुछ टाइम बचा रहे। तो लास्ट के दिनों में तो इतना चलेगा। इनिशियल डेज में मैं कहूँगा कि हफ्ते में 1 टेस्ट या 2 टेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है। वीकली? हाँ, वीकली। अच्छा, तो अब ये सवाल आता है कि आप बोल रहे हैं पेपर डेली लास्ट के 1.5 महीने में। अब बच्चे जो होते हैं ना, उनको पेपर्स मिलते ही नहीं है। और जैसे कि अगर हम देखेंगे मार्केट में जो भी बुक्स हैं उसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मॉक के लिए एक रेलेवेंट सोर्सेज क्या होना चाहिए? रेलेवेंट सोर्सेज अब आपके
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करना ठीक है आप उन कर सकते हो, बट द पॉइंट इज 2017-16 इनसे पहले के जो पेपर होते हैं ये काफ़ी डिफिकल्ट कह लो या आउट ऑफ सिलेबस कह लो आज के लिए, वो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लोअर करेंगे अगर आप नीट प्रिपरेशन से ही फोकस करके आपने स्टार्टिंग से किया है। मॉक टेस्ट के लिए मैं कहूँगा कि जैसे मैं एलन में पढ़ता था और आकाश की टेस्ट सीरीज थी या कोई भी आप टेस्ट सीरीज जैसे कुछ और ले रखी थी मैंने, तो मॉक टेस्ट आप आकाश का AIATS होता है जैसे, एलन के अपने टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे पढ़े होते हैं, काफ़ी अनअटेम्प्टेड भी होते हैं, तो वो उठा के कर लिए। आकाश के काफ़ी टेस्ट आते रहते हैं, अब सारे एक टाइम पे नहीं होते, वो कर लिए। कोई भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहाँ की टेस्ट सीरीज ले लो, ताकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट सोर्सेज से आप अपना एक कॉम्पिटिशन टेस्ट कर पाओ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। लास्ट दिन क्या हुआ था, किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना इन्फ्लेट हो जाएगा रिजल्ट जैसा भी आया, 715 पे कितने बच्चे हैं, तो एक पहले हेड्स अप होना चाहिए कि नहीं यार ऐसा होगा, मैंने प्रिपेयर करना है अपने आप को इसके लिए। एग्जैक्टली, मतलब हमारा माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इतना कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, वी हैव टू बी फाइन विद इट। हाँ, और कॉन्फिडेंस अपने पे खुद ही होना चाहिए। हाँ, अपने पे कॉन्फिडेंस। अब तो ये हो गई पढ़ाई की बात है, अब रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद से तो पार्टी चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हॉबीज पे फोकस कर रहा हूँ, काफी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। काफी मेहनत वाले साल रहे हैं दो, बट अब ऐसे लगता है बहुत वर्थ इट थी मेहनत। जैसे कि अब MBBS करेंगे तो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज? ड्रीम ऑब्वियसली एम्स था स्टार्टिंग से, एंड आई एम क्वाइट लकी कि अब 5th रैंक आया है, एम्स के लिए एलिजिबल हूँ। अभी काउंसलिंग वगैरह होगी, उसके बाद आई होप। एंड अपार्ट फ्रॉम एम्स, लाइक अगर आप ये कर लेते अपनी MBBS कर लेते एम्स से, तो उसके बाद फ्यूचर और क्या है? फ्यूचर अभी ऐसा नहीं सोचा है कि कहाँ स्पेशलाइजेशन करनी है या कुछ स्पेसिफिक। रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से ही, और ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन की फील्ड में ही जाऊँगा, रिसर्च भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकता है, टीचिंग भी, ऑप्शंस ओपन रखने हैं। क्योंकि मेडिसिन में एक मेडिफिजिक्स वाला भी एक ऑप्शन आता है। अच्छा, ओके, आई एम नॉट अवेयर, बट फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट है तो होगा तो जरूर, क्योंकि आपने बोला ना आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, तो जैसे सुरेश आपने बताया कि बहुत जम के पार्टी चल रही है, और आपके सिस्टर ने खुद, उन्होंने एम्स में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है, तो वो उनको कैसा लगा जब आपका रिजल्ट जब आउट हुआ था? बहन का तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, एज अ मोटिवेटर, एज अ सिबलिंग, एज अ टॉपर, और अब एज अ सीनियर, क्योंकि बहन ने हमेशा से इतना अचीव किया, एक लैंडमार्क सा सेट किया हुआ है कि मैं इतना अचीव कर सकती हूँ, तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन होती थी कि मेरी बहन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझ में भी पोटेंशियल है। उसने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे, और मुझे हमेशा उसका कंट्रीब्यूशन एज अ सिबलिंग ज़्यादा फील हुआ है, क्योंकि कभी भी मैं डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ या फिर कभी मैं लो फील कर रहा हूँ, डाउन फील करता हूँ, तो पहला कॉल उसको ही जाता था, चाहे वो कॉलेज में हो, कि बता मेरे को क्या करना है। तो उसने काफ़ी हेल्प किया थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। एंड जब रिजल्ट आया था तो एक्चुअली मैं और मेरी बहन ही कार में ट्रैवल कर रहे थे और काफ़ी रश था, तो मम्मा ने कॉल करके बताया था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 आया, तो उस टाइम काफ़ी बढ़िया मोमेंट था, काफ़ी खुश हुए हम दोनों, एंड फाइनली वो जो सारी मेहनत थी वो इट वाज फाइनली वर्थ इट। ओके, सो ये हो गई हमारी मतलब पूरी पार्टी वाली बातें। अब हम बात करते हैं एग्जाम डे स्ट्रेटेजी के बारे में। यूजुअली क्या होता है ना कि बच्चे ना, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, तो एक दिन पहले का समय मतलब कैसे यूज करना है? अब मैं ये कहूँगा कि 2 पार्ट्स होते हैं हमेशा हमारे प्रिपरेशन और अटेम्प्ट करने के पेपर को। एक रहता है हमारा नॉलेज पार्ट, कॉन्सेप्ट्स पार्ट, वो सब, वो जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, और एक वो दिमाग की फंक्शनिंग, वो दिमाग हमारा एक ऑप्टिमल फंक्शनल स्टेट में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में और कुछ ना चल रहा हो, एक क्लियर हेड हो, और बिल्कुल हम एक अच्छे माइंडसेट से जा रहे हो एग्जाम के ड्यूरिंग, और प्रेशर ना हो। तो मैं उसके लिए यही करता था कि मैंने सोच लिया था एक लास्ट दिन मैंने पूरा फ्री रखना है, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर लूँगा, या मम्मा थे घर पे तो बहन से बात कर ली, या फिर चेस खेल लिया। मैं चेस का काफ़ी इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था, तो वो माइंड ऐसे बिल्कुल शांत करने के लिए चेस खेल लेता था हमेशा। तो एक दिन पहले कुछ नहीं किया मैंने, आराम से बैठा था, फ़ोन चला लिया। अब वो मैंने दिन मान लिया था, अब मेरी प्रिपरेशन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब बस रिजल्ट देखना है, पेपर देना और रिजल्ट देखना है क्या होगा। मान लिया था, प्रिपरेशन खत्म हुई, सारी एंजाइटी रिमूव कर दी दिमाग से। ठीक है, तो हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि क्या होगा, एंजाइटी रहती है, बट अपना बेस्ट हमें ये देना है कि हमें पता है लास्ट दिन हमें अपना बेस्ट देना है, तो हमें अपना माइंड भी बेस्ट स्टेट में रखना है, अपने को हेल्प करना है। एग्जैक्टली, हाँ, माइंड से भी हेल्दी और फिजिकली भी हमें हेल्दी होना है। राइट, एंड फिर मैं नेक्स्ट डे सुबह आई गेस 12 बजे सोया था, एंड 8 आवर्स स्लीप के बाद सुबह 8 बजे उठ गया था। अराउंड आई गेस 11 o'clock मैं पहुंच गया हूँगा एग्जामिनेशन हॉल में,
एंड फिर टाइम बचा हुआ था एंटर करने में, आई गेस मैं तो वो बहुत एंग्शियस पीरियड होता है। तो 12:30 तक जो 1.5 घंटा था, अब बेस्ट टूल चेस खेला 1.5 घंटा। मम्मा को बोला कि आप कुछ नहीं बोलोगे अभी, अब मुझे बस चेस पे फोकस करने दो। 12:30 आई एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल। इन्विजिलेटर बहुत नाइस थी, सबसे पूछ रही थी कहाँ से हो, कैसे फील कर रहे हो, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बढ़िया एनवायरनमेंट होगा। बिल्कुल टाइम पे हमें पेपर मिल गया था। अब मेन पार्ट आता है पेपर का अटेम्प्ट करना। तो ऐसे हमेशा मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला और टीचर्स भी हमेशा ही बोलते थे, इवन बहन भी, कि पहले बायो अटेम्प्ट कर, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। बट मैंने स्टार्टिंग डे 1 से हमेशा फिजिक्स पहले अटेम्प्ट किया, इवन दो वो टाइम लगता है उसमें। मुझे लगता है मेरी एक पेस डेवलप हो जाती है क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो अच्छा जाता है तो फिर पूरा पेपर अच्छा जाता है मेरे लिए। एंड लकीली वो मेरा सब्जेक्ट अच्छा गया। फिजिक्स मेरा अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया था, 30-35 मिनट्स में। हाँ, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत हेल्प, फिजिक्स ना टाइम डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बायो केमिस्ट्री में आप टाइम नहीं अपना रिड्यूस कर सकते, कितना कर लोगे, 10-5 मिनट। फिजिक्स लोगों का 1 घंटा भी लगता है, 1.5 घंटा भी लगता है, मेरा 30 मिनट में। मैं पहली बार सुन रहा हूँ 30 मिनट में फिजिक्स आपने किया। हो गया था नीट में फिजिक्स 30 मिनट में मेरा। एंड फिजिक्स पूरा कंप्लीट करके, एक्चुअली ये था ना 50 क्वेश्चन थे, 45 अटेम्प्ट करने थे, 45। तो ये भी था कि मैंने 35 जो कंपलसरी वो तो अटेम्प्ट किए और 11 अटेम्प्ट कर लिए थे, एक एक्स्ट्रा रख लिया था। बाद में रिवाइज करने का भी प्लान था स्टार्टिंग से, टाइम बचेगा रिवाइज करूंगा, देख लूंगा कि कौन से 10 में मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, ओके। ये था, फिजिक्स पूरा हुआ। उसके बाद केमिस्ट्री में गया मैं। ऑर्गेनिक से मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, प्रेपरेशन उतनी अच्छी मुझे फील नहीं हो रही थी। Okay. सबसे पहले ऑर्गेनिक अटेम्प्ट किया और देख लिया, लकीली सब अच्छा हो गया। जो उसका सेक्शन 2 था ऑर्गेनिक का, मैंने मिनिमल 1 या 2 ही क्वेश्चन किए होंगे, बाकी सब फिजिकल इनऑर्गेनिक से ही अटेम्प्ट किए थे। तो केमिस्ट्री में भी यही था कि पेपर बहुत छोटा हुआ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जल्दी कंप्लीट हो गया था। वो भी मेरा मतलब आई गेस 50 या 55 मिनट तक, 50 मिनट्स तक मैं कहूँगा मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज टोटली कंप्लीट। और काफ़ी बढ़िया बेस पे जा रहा था, इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था। मेरे दिमाग में एक 1.5 घंटे का टाइम फ्रेम था, हो जाएगा मेरा, स्पीड ठीक है मेरी, तो 1.5 घंटे के टाइम फ्रेम में फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाना चाहिए मेरा पूरा। बायोलॉजी की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT बेस्ड 1-2 क्वेश्चन, जैसे आपने पहले बोला था, ट्विस्टेड थे, बट काफ़ी अच्छी आइडियली गई। कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा था, छोड़ दिए लास्ट के लिए। पेपर कंप्लीट हो गया था मेरा 70 या 72 मिनट्स के पास, काफ़ी जल्दी हो गया। बट अब आता है दिक्कत वाला पार्ट। क्या हुआ, मुझे लगा 70 मिनट में पेपर हो गया है, मतलब 50 मिनट रिवीजन, 2 घंटे में पेपर कंप्लीट, उसके बाद चिल करेंगे अपना, बस 20 मिनट में मार भर के ख़त्म। बट दिक्कत ये होगी, मैं स्लॉथ की तरह पेपर रिवाइज कर रहा हूँ। फिजिक्स में एक क्वेश्चन आराम से, और मुझे पता भी नहीं चला मेरे पेपर, फिजिक्स रिवाइज करते करते मेरे पेपर का टाइम आ गया था अराउंड 2 घंटे पे। बहुत टाइम स्पेंड कर दिया फिजिक्स रिवीजन में। उस टाइम पैनिक शुरू हो गया फिर। अच्छा। केमिस्ट्री बायो की रिवीजन तेज करनी पड़ी। जूलॉजी छोड़ दी मैंने रिवीजन के लिए, जूलॉजी रिवाइज भी नहीं कर पाया मैं, और क्योंकि कुछ क्वेश्चंस छोड़े हुए थे उनको उस पे टाइम स्पेंड करना पड़ा, सोचना पड़ा, रिकॉल करने पड़े फैक्ट्स, एंड फिर मार्क कर दी OMR। तो लास्ट में 2-3 मिनट बच गए थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा टाइम ट्रबल में मैं आ जाऊँगा। पहले इतनी जल्दी हो गया पेपर, रिवीजन में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर यही हमें बिल्ड करना होता है पेपर के टाइम की, एक तो पहले सबसे ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट और फेवरेट सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि यूजुअली वही सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करोगे एंड वो फिर आपकी एक टेस्ट बना देता है। ज़रूरी नहीं है बायो करना है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, टाइम ट्रबल में आ रहे हो, आधा घंटा बचा अगर पेपर में, छोड़ दो, OMR मार्क करना शुरू कर दो। लास्ट में टाइम बचेगा क्वेश्चंस करने का तो कर देना, वरना OMR मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कौन पूछेगा लास्ट दिन फिर, OMR ही तो सबसे रेलिवेंट फैक्टर है। तो काफ़ी एक मतलब बहुत इमोशनल सा डे था, पैनिक भी था, एक्साइटमेंट भी थी, खुशी भी थी कि इतनी जल्दी फिजिक्स हो गई, और मतलब काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा था। लास्ट में काफ़ी हैप्पी था कि हो गया भाई बस कंप्लीट, और एक पूरी रिवाइज भी कर लिया था। ये आप जो बताया ना कि 90 मिनट में पेपर हो गया, जहाँ पर कुछ बच्चे ना 90 मिनट से उनका फिजिक्स का 10 सवाल लगता है, मतलब पूरा कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए जो मतलब तैयारी होगी तो वो तो प्रैक्टिस से एनहांस हुई होगी। वही मैंने एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी थी इस फैक्ट में कि कितनी देर में मेरा पेपर कंप्लीट होगा, कितनी देर में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगी, और कितनी देर में मैं OMR मार्क करूंगा विद 5 to 10 मिनट्स ऑफ बफर टाइम। वैसे 15 मिनट ठीक है, बट 5
to 10 मिनट्स चलता है। तो मैं यूजुअली ऐसे करता था कि 2 घंटा 50 मिनट ही मेरा पेपर ड्यूरेशन है, इतने में ख़त्म हो जाना चाहिए। कभी कभी रिविजन नहीं हो पाती थी जब मुश्किल पेपर है, कभी कभी हो जाती थी। तो ट्राई करो कि स्पीड इम्प्रूव करो, जितने पेपर करोगे स्पीड इम्प्रूव होगी और वो लास्ट डे हेल्प करेगा। सबसे ज़्यादा हेल्प फिजिक्स ही करता है क्योंकि वो टाइम उसका बहुत वेरी करता है। बायोकेमिस्ट्री में ऐसा ज़्यादा नहीं है। सो वेल गाइस, श्रेयस ने जैसे बताया हम सभी को कि किस तरीके से उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया था, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक्चुअली में पेपर को अटेम्प्ट किया है तो रिवाइंड टू एग्जाम डे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है। सो श्रेयस अभी रैपिड फायर करते हैं, कुछ रेडी हो एकदम? लेट्स स्टार्ट। हाँ, क्योंकि नीट में आपने 90 मिनट में सवाल किए। सबसे पहला, टी और कॉफी? कॉफी। रीजन? टी पी नहीं आज तक कभी, और कॉफी की बहुत जरूरत पड़ती है, नेसेसिटी बहुत और मेडिकल साइंस में भी लगेगा आपको बहुत ज्यादा। अच्छा, आप 10 साल के बाद अपने आप को किधर देखते हैं? एक अच्छा डॉक्टर, प्रोबेबली अ सर्जन। प्रोबेबली सर्जन। अच्छा, कौन सा सर्जन, कुछ सोचा है? न्यूरो। नहीं, मिल जाएगा आराम से। तो अगर आपके पास एंजल आए और आपको 3 विशेस मांग रही है तो आप कौन से 3 विशेस मांगेंगे उनसे? 3 विशेस मैं ये मांगूंगा, एक तो टाइम ट्रैवल, ठीक है, और एक मेरे पास एक ऐसी जादू की छड़ी हो कि मेडिकल नेग्लिजेंस रिमूव हो जाए, कोई सारे डिजीजेस का क्योर मिल जाए, मेडिकल प्रॉब्लम्स का। तीसरी विश, एक सेल्फिश विश मांगना चाहूंगा, एबिलिटी टू फ्लाई। नहीं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर आपके पास एक पावर आ जाए, सुपरमैन की पावर आ जाए, तो उससे आप क्या करेंगे? थैनोस वाली पावर। जैसे मैंने पहले ही बोला, थैनोस ने एक चुटकी से आधा यूनिवर्स मिटा दिया था, मैं एक ही चुटकी में मेडिकल नेग्लिजेंस मिटाना चाहूँगा। इसका कुछ रीज़न है साहब मेडिकल नेग्लिजेंस? इसके पीछे काफ़ी पर्सनल रीज़न है, वैसे मुझे कभी डिटेल्स नहीं बताई गई हैं ज़्यादा, बट मेरे फादर को कुछ गलत इंजेक्शंस दे दिए गए थे एंड ही पास्ड अवे ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। एंड मॉम ने भी एक बार काफ़ी सफ़र किया था क्योंकि टाइमली उन्हें हॉस्पिटल में नहीं लेके गए थे। तो ये रहता है कि पर्सनली काफ़ी अफेक्ट किया है वो चीज़, एंड उस चीज़ ने काफ़ी मोटिवेट किया है कि कुछ ना कुछ कर पाऊँ मैं। ओके, एग्जैक्टली। अगला जो रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप 3 तरीके से अरेंज कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड बायोलॉजी, थर्ड केमिस्ट्री। अच्छा, अगर आपको कुछ अपनी पुरानी यादें अगर ताज़ा करना है तो वो कौन सी यादें ताज़ा होंगी? पुरानी यादें, एक काफ़ी मैच था मेरा एक बारी क्रिकेट का, और हम क्वार्टर फाइनल्स में थे। तो ऐसा था कि लास्ट बॉल पे दूसरी टीम को 2 रन चाहिए थे और मैं लॉन्ग ऑन पे खड़ा था, मेरी तरफ कैच आ रहा था। वो ना बैटर्स ने 2 रन कंप्लीट कर लिए थे, अगर मैं कैच पकड़ लेता तो टीम जीत जाती हमारी, एंड मैंने वो डाइव मार के कैच पकड़ा था। तो वो ऐसे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थी मेरी लाइफ का, वो रिलीव करना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप और अगर आपका बेस्ट फ्रेंड अगर किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाता है तो वो कौन सा ट्रिप होगा? प्रॉब्ली एक अच्छी पेरिस बहुत अच्छी जगह। कुछ रीजन? पेरिस एक काफ़ी अच्छी पिक्चर ऐसी जगह है, एंड ऑब्वियसली वहाँ आईफिल टावर है, तो काफ़ी एक अच्छी लोकेशन भी है। और एक बहुत ही मोस्ट कॉमन, हु इज योर मोटिवेटर और गाइडर? बहन। ऐसा मतलब पेरेंट्स में भी? मम्मा ने भी ऐसे तो पूरी फैमिली ने ही पूरा मोटिवेट किया है, बट बहन का ये था कि पूरी फैमिली ना एक्चुअली लॉयर्स एंड एडवोकेट्स की है। एक बहन थी जिसका मेरे जैसे एक साइंटिफिक माइंडसेट था और एक सिमिलर प्रोफेशन में भी गई है, तो उससे एक डायरेक्ट मोटिवेशन काफ़ी मिला हमेशा। अच्छा, आप किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं हरदम? साइंटिफिक माइंड बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ जैसे मिल जाए, हर चीज़ का आंसर ढूंढने का बहुत मन करता है, इसीलिए एक रिसर्च माइंडेड सा भी है दिमाग। ओके, सो श्रेयस आपने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है रैपिड फायर। सो आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से, CTWT की तरफ से एक बहुत ही छोटा सा एक इनाम है आपके लिए, मैं आपको देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो श्रेयस, हमारे अनअकैडमी में CTWT में एक रिचुअल चलता है कि जैसे कि अब आपके भी कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने टॉप किया होगा, तो आप अपने किस फ्रेंड को यहाँ पर टैग करना चाहेंगे जिसको हम लोग अगले एपिसोड में बुला सकते हैं और जो बच्चों की क्वायरीज हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? मैं पवित्र सिंह को टैग करना चाहूँगा। वो मेरी 11th और 12th में क्लासमेट थी, एंड उसका ऑल इंडिया रैंक 23 आया है नीट एग्जामिनेशन में, वो भी एम्स के लिए एलिजिबल है। एंड मैं इसलिए भी टैग करना चाहूँगा कि मेरा एक एस्पेक्ट रहता था कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस करना, और एक उससे एक हमेशा मोटिवेशन मिलती थी कि वो एक काफ़ी हार्ड वर्किंग और एक डिलिजेंट स्टूडेंट थी, तो वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाएगी जो व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प करेगा। सो जैसे कि हम श्रेयस ने बताया कि वो पवित्र सिंह जी को टैग करना चाहेंगे, मैं वेलकम करना चाहूँगा पवित्र जी का कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और जितने भी बच्चे जिनकी क्वायरीज़ हैं उनके सारे क्वायरीज़ वो ले पाएँ।
शिवस एक बहुत ही कॉमन सा रहता है कि बहुत से बच्चों को डाउट रहता है हर एक चीज़ के लिए लेकर, और वो नीट 22 के लिए अपीयर भी कर रहे हैं, तो आपके लिए उनके लिए क्या मैसेज होंगे? मैं सारे एस्पिरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे आप 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 1 साल या ज़्यादा, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत टायरिंग जर्नी है और हाइज एंड लोज आएंगे। कभी एक परफेक्ट जर्नी नहीं होने वाली है आपकी। तो हाइज में अपना बेस्ट दें और लोज में अपने आप को स्टेबल रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स से बात करें एंड अपने माइंड को बेस्ट स्टेट में रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट। सो वेल गाइज, ये था शिवस की तरफ से मैसेज आप लोगों के लिए। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं। तो शिवस, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको CTWT इस प्लेटफॉर्म पर कैसा लगा? मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कभी इतना स्पेशल नहीं फील हुआ अपने बारे में कि मैं ही इतने टाइम के लिए बोली जा रहा हूँ। एंड आई होप कि एस्पिरेंट्स को कुछ ना कुछ मैं किसी वे में हेल्प कर पाया हूँगा अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ एडवाइसेस के थ्रू। थैंक यू शिवस। सो वेल, अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालिए। हम ट्राई करेंगे कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपके क्वेश्चंस को लिया जाए। मिलते हैं आप सभी को एक अगले फ्रेश एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। लेट्स क्रैक इट।